Hello students, welcome back to the lecture series in plant physiology. हमने अपने पिछले लेक्चर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को स्टार्ट किया था और उसी डिस्कशन का एक क्विक रिकैप देते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे. सो इन आवर लास्ट लेक्चर हमने बात की थी एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द मेन पिगमेंट्स, जहाँ पर हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा था और उसके स्ट्रक्चर और क्लोरोफिल ए और बी के बीच में मेजर डिफरेंसेस के बारे में जाना था. लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश ऑफ किया था क्लोरोफिल को कंप्लीटली एंड एसेसरी पिगमेंट्स टॉपिक को स्टार्ट किया था. सो एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में हमने बोला था कि विच एब्जॉर्ब लाइट वेयर क्लोरोफिल डू नॉट एब्जॉर्ब स्ट्रांगली. मेनली जिन रेंजेस में या जिस वेवलेंथ पर क्लोरोफिल कैन नॉट एब्जॉर्ब स्ट्रांगली, वहां पर आपके एसेसरी पिगमेंट्स काम आते हैं. और जैसा कि नाम से क्लियर है, एसेसरी मींस सेकेंडरी पिगमेंट्स, राइट. तो देवर ऑफ टू टाइप, कैरोटिनॉइड्स वर्सेस फाइकोबिलेंस. कैरोटिनॉइड्स को हमने लिपिड सोल्यूबल बताया था लास्ट लेक्चर में और फाइकोबिलेंस को वाटर सोल्यूबल पिगमेंट. और वहीं हमने कैरोटिनॉइड्स की क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर की थी इनटू टू मेन टाइप, दैट इज ज़ैंथोफिल्स वर्सेस कैरोटीन्स, राइट. तो आप और डिटेल्स के लिए हमारे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं. आज हम एक रिकैप देते हुए क्विकली आगे बढ़ेंगे. लास्ट लेक्चर में ही हमने कैरोटिनॉइड्स के बेसिस को देखा था, स्ट्रक्चर के बारे में जहां बात की थी कि कैरोटिनॉइड्स आर लॉन्ग चेन कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स, करीब करीब 40 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. और टर्पेनॉइड्स, इनका केमिकल नेचर आपको बताया गया था. दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 8 आइसोप्रीन यूनिट. एक आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन होते हैं. 8 आइसोप्रीन को मिलाकर एक साथ 40 कार्बन टर्पेनॉइड्स यानी कि कैरोटिनॉइड्स बनते हैं. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की रेंज है 400 to 500 नैनोमीटर, राइट. कैरोटिनॉइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू two main category based on their structure called as carotenes and xanthophyll. कैरोटीन प्योरली हाइड्रोकार्बन है, कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा. फॉर एग्जांपल लाइकोपीन एंड बीटा कैरोटीन. एंड xanthophyls में ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विच यू कैन डेफिनेटली सी, और जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. एंड xanthophyls कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स लाइक वायोलाxanthin, zeaxanthin, astaxanthin, spiraloxanthin, नियोxanthin, फ्यूकोxanthin, कैंथरxanthin, राइट. इन सब में xanthin वर्ड है जो कि इंडिकेट करता है xanthophyll, तो एग्जाम में पहचानना आसान होगा. ल्यूटिन एक ऐसा नाम है जो इजिली प्रोनाउंसिएशन से समझ नहीं आता है. दैट्स व्हाई आपको याद रखना होगा दैट ल्यूटिन इज अ xanthophyll नॉट बिलोंगिंग टू कैरोटीन्स. नाउ टुगेदर विद दिस इंफॉर्मेशन हम अपनी आज की इंफॉर्मेशन में देखते हैं कि हम कैरोटिनॉइड्स के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें समझ सकते हैं. हमारे जो CSI, DBT, ICMR एग्जामिनेशंस हैं, दे मेनली टारगेट अबाउट रोल्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स आल्सो. तो सबसे पहला रोल जो इंपॉर्टेंट है कैरोटिनॉइड्स का, दे एक्ट एज लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट? दैट इज दे कैन कैप्चर द लाइट एनर्जी and they can transfer it to the photochemical reaction center. और आप सब लोग समझते हैं कि मेन रिएक्शन सेंटर के अंदर हमारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है. तो कैरोटिनॉइड एक प्रकार के एसेसरी पिगमेंट हैं जो अल्टीमेटली लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसे ट्रांसफर करते हैं मेन रिएक्शन सेंटर की तरफ, राइट. आई होप बेसिक क्लासेस से आपको याद होगा कि क्लोरोफिल ए इज अ टाइप ऑफ मेन रिएक्शन सेंटर और हमारे एसेसरी पिगमेंट इस प्रकार से LHC यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पार्ट होते हैं. और लाइट क्लोरोफिल ए को डायरेक्टली नहीं दी जाती, ताकि अगर गलती से हाई लाइट इंटेंसिटी आए तो वो मेन पिगमेंट को डैमेज ना करे. तो आपकी जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो LHC का पार्ट होते हैं और उसमें कैरोटिनॉइड्स भी इन्वॉल्व होते हैं. सो जितने भी आपके एसेसरी पिगमेंट्स हैं, दे फर्स्ट एब्जॉर्ब द रेडिएशन एंड देन एक्चुअली ट्रांसफर इट टू द मेन रिएक्शन सेंटर, ताकि कोई भी डैमेज डायरेक्टली हाई लाइट इंटेंसिटी से हमारे मेन रिएक्शन सेंटर को ना हो जाए, राइट. आई होप दैट मेक सेंस टू एवरीवन. ये बेसिक क्लासेस की बात थी, डिटेल डायग्राम आगे डिस्कस करेंगे, राइट. तो एक बात तो फिक्स्ड है दैट इट इज acting as a light harvesting pigment. Now the another important role that we have over here is photo protection. What is meaning of photo protection? लाइट को ट्रांसफर करने के साथ साथ मेन रिएक्शन सेंटर को हाईलाइट इंटेंसिटी से डैमेज होने से भी बचाना है. तो कैरोटिनॉइड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेन फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑल्सो. और फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज का क्लियर मीनिंग है दैट एक्सट्रीमली हाई लाइट इंटेंसिटी में ऑल्सो रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट oxygen radicals which can also damage the photosynthetic pigments. तो सवाल यह है कि फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज यानी लाइट से डैमेज होने से बचाना, और वो भी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स का इन्वॉल्वमेंट
से डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, इस प्रोसेस के दौरान कैरोटीनॉइड दो तरीके से एक्ट कर सकते हैं, या तो वो स्कैवेंजर की तरह एक्ट करेंगे या फिर वो क्वेंचर की तरह एक्ट करेंगे। स्कैवेंजर से आप समझते हैं जो किसी चीज को खा जाए या डैमेज करे या डिकम्पोज कर दे, यानी फ्री रेडिकल्स का स्कैवेंजर की तरह कैरोटीनॉइड एक्ट कर सकते हैं। और क्वेंचर, क्वेंच वर्ड आया है, क्वेंचेस प्यास बुझाना, जैसे थर्स्ट खत्म कर देना। तो क्वेंचर वो मॉलिक्यूल है जो एक्साइटेड क्लोरोफिल स्टेट से उसकी एनर्जी लेकर उसे ग्राउंड स्टेट पर लेकर आता है, जो अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। क्लियरली आपको समझ आएगा कि कैसे कैरोटीनॉइड स्कैवेंजर या क्वेंचर की काम कर सकते हैं। देखिए ये एक बहुत ही बेहतरीन फ्लो चार्ट है। ये आपको हाई क्वालिटी रिसर्च आर्टिकल्स या फॉरेन ऑथर के बुक्स में मिलेंगे। सनलाइट की बात करें तो डायरेक्टली अगर हम देखें जो भी फोटोन इंटेंसिटी प्लांट्स पर या प्लांट सरफेसेस पर या अल्टीमेटली थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर आती है, तो मेजॉरिटी ऑफ फोटॉन्स आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जो बाकी फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं हुए वो डैमेज करने की क्षमता रखते हैं, राइट, दे कैन कॉज डैमेज टू दी मेम्ब्रेन पिगमेंट्स। सो व्हाट अबाउट दीज एक्सेस फोटॉन्स, ये एक्सेस फोटॉन्स का क्या किया जा सकता है। देखिए प्लांट सिस्टम में दो प्रकार के डिफेंस हैं इन एक्स्ट्रा फोटोन से बचने के, क्योंकि एक्स्ट्रा फोटोन डैमेजिंग है, खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, नुकसान कर सकते हैं। तो एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और एक होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, राइट, अगेंस्ट दीज एक्सेस फोटॉन्स, राइट। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, क्वेंचिंग द एक्सेस एक्साइटेशन एज हीट। मतलब वट एवर एक्सेस फोटोन, इनके पास जितनी भी एनर्जी है, अगर इसका हमने ढंग तरीके से अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस हमें यूज करना है, जितने हमें फोटॉन्स चाहिए थे फोटोसिंथेसिस में दे हैव बीन यूज्ड, बट एक्सेस फोटॉन्स की एनर्जी डैमेज कर सकती है पिगमेंट सिस्टम को, तो उस एक्सेस एनर्जी को साइड निकाल दिया, हीट के फॉर्म में रिलीज कर दिया, हीट के फॉर्म में। दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट द प्लांट सिस्टम हैज, राइट। लेकिन अगर हीट की एनर्जी निकालने के बावजूद भी सम फोटॉन्स रिमेन, या फिर दूसरे भाषा में अगर हम कहें कि इफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल्स, ये हीट के फॉर्म में निकालने से भी काम नहीं चला, अभी भी एक्सेस बचे हुए हैं, राइट, तो ये एक्सेस फोटॉन्स की एनर्जी टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट्स की जनरेशन करवा सकती है, राइट। यानी कि photons, if they still remain even after first line of defense, that can ultimately result in formation of toxic photoproducts. ये टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट्स पर सीएसआर पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सा टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट है या टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रिपलेट स्टेट ऑफ क्लोरोफिल, CHL स्टार इंडिकेटिंग एक्साइटेड और 3 ट्रिपलेट स्टेट बताता है, सुपर ऑक्साइड लाइक O2 माइनस, सिंगलेट ऑक्सीजन रिटन लाइक दिस O2 1 and the asterisk over there S2O2 hydrogen peroxide and the OH free radical, right। सवाल ये है कि अगर हम बात करें इन टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट्स को खत्म करने की, तो खत्म करने की जिम्मेदारी स्कैवेंजिंग सिस्टम लाइक कैरोटीनॉइड्स को दी गई है। कैरोटीनॉइड्स स्कैवेंजर की तरह एक्ट कर सकते हैं और ये तभी पिक्चर में आते हैं जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाता है। तो कैरोटीनॉइड्स कैन एक्ट एज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड दे कैन एक्ट एज स्कैवेंजर। वो इन सब टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, स्कैवेंजर की तरह एक्ट कर सकते हैं। और यदि कोई स्कैवेंजर नहीं है, यानी कैरोटीनॉइड्स की सिंथेसिस नहीं हुई या कोई म्यूटेंट प्लांट है या उन्होंने काम नहीं किया, तो अल्टीमेटली ये एक्सेस जो फोटो प्रोडक्ट्स हैं दे कैन कॉज डैमेज टू D1 प्रोटीन ऑफ फोटोसिस्टम 2। इस D1 प्रोटीन की इंपॉर्टेंस, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। और PS2 जो कि बहुत ही जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसका D1 प्रोटीन डैमेज होने से अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस ब्लॉक हो सकता है, जिसको फोटो इनहिबिशन भी बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं कि ये क्वेंचिंग का जो फिनोमिना है, और क्वेंचिंग मतलब जो एक्साइटेड स्टेट में क्लोरोफिल पहुंचा उसको वापस ग्राउंड स्टेट पर लाना बहुत जरूरी है। यानी वो ग्राउंड स्टेट पर आता है, किस तरीके से आता है उस पर मेन बात है। अगर वो एक स्लो क्वेंचिंग है तो आपका जो ग्राउंड स्टेट क्लोरोफिल है, राइट, जो एक्साइटेड स्टेट में यहां पर गया रिटर्न एज CHL1 एस्ट्रिक्स यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, तो अगर वो स्लो क्वेंचिंग होता है, यानी कि वो सडनली ग्राउंड स्टेट पर नहीं आता, स्लोली क्वेंच होता है, तो ये खतरनाक हो सकता है प्लांट सिस्टम के लिए। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से बनती है एक ट्रिपलेट स्टेट, और आपको पता था कि ट्रिपलेट स्टेट यानी कि जो हमारा ट्रिपलेट स्टेट ऑफ क्लोरोफिल है वो एक प्रॉब्लमैटिक हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक फोटो डैमेज प्रोडक्ट हो सकता है। ये ट्रिपलेट स्टेट
वापस ग्राउंड स्टेट पर तो जरूर आता है, बट इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द सिंगलेट ऑक्सीजन रेडिकल। और ये सिंगलेट ऑक्सीजन अगर बन गया, इट कैन रिएक्ट विद एंड डैमेज मेनी सेल्यूलर कंपोनेंट लाइक लिपिड्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, कैन डैमेज D1 प्रोटीन ऑफ PS2, और अल्टीमेटली पूरी फोटोसिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी, यानी फोटो इनहिबिशन। तो ये हुआ स्लो क्वेंचिंग, मतलब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आया जरूर क्लोरोफिल, और ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर पढ़ेंगे दैट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में तब जाता है जब लाइट भी एब्जॉर्ब होती है और इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड अल्टीमेटली इट रीचेस टू द सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। बट अगर वो ग्राउंड स्टेट पर धीरे धीरे आता है, यानी स्लो क्वेंचिंग है, देन इट इज डेंजरस टू द प्लांट। सवाल ये है कि स्लो क्वेंचिंग के अपोज्ड वी नीड टू हैव रैपिड क्वेंचिंग, जिसमें कोई सिंगलेट ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होती, कोई खतरा नहीं है। और ये रैपिड क्वेंचिंग दो प्रकार की हो सकती है। इट कैन बी इधर फोटोकेमिकल क्वेंचिंग called as PQ और NPQ, यानी कि नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। नाउ नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग इज बीइंग मेनली डन बाय द कैरोटीनॉइड्स। आइए इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो रैपिड क्वेंचिंग जो है वो दो प्रकार की है, फोटोकेमिकल या नॉन फोटोकेमिकल, और नॉन फोटोकेमिकल यानी NPQ को परफॉर्म करते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो इन दोनों की डेफिनेशन में जरा अंतर समझ लेते हैं कि PQ क्या है और NPQ क्या है, राइट। तो PQ क्या होता है? व्हेन द एनर्जी स्टोर्ड इन एक्साइटेड स्टेट क्लोरोफिल इज रैपिडली डिसिपेटेड। रैपिडली डिसिपेटेड मतलब तुरंत होना चाहिए, स्लो क्वेंचिंग नहीं होना चाहिए। तो एक्साइटेड से ग्राउंड पर आया, जल्दी से आया, बट दो तरीकों से हो सकता है, या तो एक्साइटेशन ट्रांसफर, अपनी जो एक्साइटेड एनर्जी है यानी एक्स्ट्रा एनर्जी उसको किसी दूसरे क्लोरोफिल को दे दिया या किसी इलेक्ट्रॉन डोनर को दे दिया, या फिर कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी लाइट इन्वॉल्विंग रिएक्शन। तो दो तरीके से, या तो अपनी एक्सेस एनर्जी को किसी एडजेसेंट क्लोरोफिल को दे दे, या फिर किसी नियर बाई इलेक्ट्रॉन डोनर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे और अपना ग्राउंड स्टेट पर आ जाए जल्दी से। तो इधर एक्साइटेशन ट्रांसफर या फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसे बोलते हैं फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग हुई, बहुत जल्दी से हुई, एक्सट्रीमली रैपिडली हुई, और एक्साइटेशन ट्रांसफर या फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू हुई। वहीं पर सवाल आता है एनपीक्यू क्या है भाई। एनपीक्यू व्हेन द एक्साइटेड स्टेट क्लोरोफिल इज रैपिडली क्वेंच्ड बाय कैरोटीनॉइड। तो इसमें एक्साइटेशन ट्रांसफर नहीं, फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं, इस बारी कैरोटीनॉइड्स ने मदद की एक्साइटेड स्टेट क्लोरोफिल को ग्राउंड स्टेट में आने में, वो भी रैपिडली यानी बहुत ही जल्दी रेट पर, राइट। तो होता क्या है, नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्लोरोफिल गया, बट वो ग्राउंड एक्साइटेड से जब वापस ग्राउंड में आता है, उसकी एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं, जो अपनी ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो एक तरीके का सैक्रिफाइस देना है कैरोटीनॉइड को कि उन्हें अपने ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट क्लोरोफिल उन्हें देकर चला जाता है, और कैरोटीनॉइड्स वापस बहुत ही जल्दी अपनी एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पर इजीली आ जाते हैं और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज एंड हीट कर देते हैं। सवाल यह है कि कैरोटीनॉइड्स की जो एक्साइटेड स्टेट है वो प्लांट के लिए खतरनाक नहीं है। क्यों? एक्साइटेड स्टेट ऑफ कैरोटीनॉइड डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू फॉर्म सिंगलेट ऑक्सीजन। इनके पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि सिंगलेट ऑक्सीजन बने, और अगर सिंगलेट ऑक्सीजन नहीं तो कोई भी प्रकार का डेंजर यानी खतरा प्लांट सिस्टम को नहीं होगा। एनपीक्यू के बारे में सवाल आ सकता है, पार्ट सी CSIR में भी है, डीबीटी JRF में भी पूछा गया है। एनपीक्यू और नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग किस किस कैरोटीनॉइड से मीडिएट हो सकती है? मेनली तीन का रोल देखा गया है, हालांकि फर्दर रिसर्च इज स्टिल बीइंग डन। सो इट इज मीडिएटेड बाय वायोलाजेंथन, एंथेराजेंथन, एंड वी हैव द जियाजेंथन। नाउ कमिंग ऑन टू द एसेसरी पिगमेंट पार्ट 2, जहां पर हमने कैरोटीनॉइड का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उनके रूल्स के बारे में जान लिया, एंड नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट अनदर कैटेगरी कॉल्ड एज फाइकोबिलेंस। और जैसा कि आपको याद होगा, अनलाइक द कैरोटीनॉइड्स, राइट, कैरोटीनॉइड यूज्ड टू बी व्हाट? दे यूज्ड टू बी लिपिड सॉल्युबल। ऑन द अदर हैंड फाइकोबिलेंस हमने कैसे बताए थे? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, राइट। So the carotenoids were lipid soluble, phycobilins were water soluble pigment. तो ये बात क्लियर है that they are water soluble pigment, right? They are found mainly in red algae and cyanobacteria, right? So they are found mainly where? In red algae and cyanobacteria. अनदर प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर देखें, नॉन साइक्लिक है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा, कोई साइक्लाइजेशन नहीं है। जैसे क्लोरोफिल में तो 4 पायरोल थी, मैग्नीशियम से जुड़ी थी सेंटर पर। नॉन साइक्लिक है, लीनियर टेट्रापायरोल है, राइट। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बिलीरुबिन, शायद आपने सुना होगा, बाइल पिगमेंट होता है जिसका नाम बिलीरुबिन है। 3 मेन टाइप्स आर देयर, 3 मेन प्रकार के फाइकोबिलिन है। एंड में बिलिन वर्ड लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, फाइकोबिलिन की तरह।
तो व्हाट आर दो थ्री मेन टाइप? फाइकोइरिथ्रोबिलिन, फाइकोसाइनोबिलिन एंड एलोफाइकोसाइनोबिलिन। अब देखिए यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको यहाँ पर इनका लीनियर स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, और वहीं पर कमाल की बात यह है कि जो आपका फाइकोबिलिन्स हैं वो एक वाटर सोल्यूबल प्रोटीन से भी जुड़े होते हैं, जिसको नॉर्मली प्रोटीन ही लिखा जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ दैट प्रोटीन। और फाइकोबिलिन जब प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है तो फाइकोबिलिन बन जाता है, विच इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल स्ट्रक्चर। तो सोचने वाली बात यह है कि अल्टीमेटली जो हमारे फाइकोबिलिन्स हैं इनके तीन प्रकार हैं, फाइकोइरिथ्रोबिलिन, फाइकोसाइनोबिलिन एंड एलोफाइकोसाइनोबिलिन। और फाइकोबिलिन्स भी कैरोटीनॉइड की तरह लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं, बट प्रोटेक्शन ऑफ फोटो डैमेज इज नॉट अ रूल। यहां पर सिर्फ लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। वहीं हमने बताया कि फाइकोबिलिन वाटर सोल्यूबल प्रोटीन के साथ जुड़े, जिसकी मदद से, यानी प्रोटीन और फाइकोबिलिन यदि जुड़ गए तो फाइकोबिलिन प्रोटीन बन जाता है, ऑब्वियसली वो भी वाटर सोल्यूबल होगा। तो फाइकोबिली प्रोटीन भी तीन प्रकार के होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन एंड एलोफाइकोसाइनिन। तो यदि फाइकोइरिथ्रोबिलिन प्लस प्रोटीन हुआ, ये दोनों जुड़कर जो फाइकोबिली प्रोटीन बना उसका नाम क्या है? फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनोबिलिन प्लस प्रोटीन जुड़ा तो बने फाइकोसाइन, और एलोफाइकोसाइनोबिलिन प्लस प्रोटीन जुड़ा तो बन गया आपका एलोफाइकोसाइन, राइट। देखिए फाइकोबिली प्रोटीन्स क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, लिपिड में तो डिसॉल्व है नहीं है, लिपिड सोल्यूबल नहीं है, देयरफॉर दे कैन नॉट एग्जिस्ट विद इन मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के अंदर यानी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर नहीं हो सकते लाइक कैरोटीनॉइड, बट दे एग्रीगेट इनटू क्लस्टर दैट एडहेयर टू द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, और वो क्लस्टर्स का नाम है फाइकोबिलिजोम। तो मतलब ये थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन पर आर पार नहीं हो सकते, बट उसके सरफेस पर एक क्लस्टर या एग्रीगेट बना देते हैं, क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल नहीं है। और उस एग्रीगेट को कहा जाता है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है मेम्ब्रेन पर बैठा हुआ, फाइकोबिलिजोम। फाइकोबिलिजोम में फाइकोएरिथ्रिन विजिबल है, फाइकोसाइनिन विजिबल है एंड एलोफाइकोसाइनिन हमें विजिबल है, राइट। Moving on to the next part of this lecture, distribution of photosynthetic pigments in oxygenic photosynthetic organism. Now every year you can see one or two questions from this chart. This is also very important. तो हमें यहाँ पर यूकैरियोटिक सिस्टम में बात करनी है कि हम यूकैरियोट्स के सिस्टम में देखते हैं कि यूकैरियोटिक सिस्टम में बात करें तो हम पहले प्लांट पर चर्चा करेंगे। जिन पिगमेंट पर क्वेश्चन आ सकते हैं वो है आपके क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन। तो हम बात करें प्लांट सिस्टम में, वी हैव द एंजियोस्पर्म्स, वी हैव द जिम्नोस्पर्म्स, वी हैव टेरिडोफाइट, वी हैव ब्रायोफाइट्स, राइट। एल्गी में बात करें तो ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। नाउ क्लोरोफिल ए तो सब में प्रेजेंट होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज इट इज द मेन पिगमेंट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होगा जिसमें क्लोरोफिल ए ना हो, वो तो डेफिनेटली प्रेजेंट है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि आपका जो पैटर्न एनजीओ में चलेगा वही पैटर्न ऑफ पिगमेंट जिम्नो, टेरिडो और ब्रायोफाइट्स में भी है, तो याद करने में भी आसान है। पैटर्न क्या है, आप ऊपर ये चीज याद कर लीजिए कि लेफ्ट टू राइट हमने कौन से पिगमेंट्स लिखे हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन, एंड यू कैन लर्न द पैटर्न। जैसे अगर आप देखें तो एंजियो, जिम्नो, टेरिडो और ब्रायोफाइट्स में पैटर्न है प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये सेम फॉलो हो रहा है। तो एंजियो, जिम्नो, टेरिडो एंड ब्रायोफाइट्स में आपका ये सिस्टम प्रेजेंट है। फाइकोबिलिन्स भी आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको मालूम था कि फाइकोबिलिन्स की प्रेजेंस रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में बताई गई थी, तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। फिर बात आती है एल्गी में, वहां पर हमारे ग्रुप्स हैं ग्रीन, रेड एंड ब्राउन। तो आपके ग्रीन एल्गी में प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, मतलब अगर हम बात करें ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम पैटर्न एज अबव, यानी कि एंजियो, जिम्नो, टेरिडो एंड ब्रायो along with green algae follow same pattern, that is plus plus minus minus plus minus। बिल्कुल सही है, ग्रीन एल्गी भी उसी सीरीज में आ जाते हैं। रेड एल्गी में पैटर्न डिफरेंट है क्योंकि पहली बार आपको यहाँ पर फाइकोबिलिन्स देखने को मिलेंगे। सो द पैटर्न इज प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस एंड अगेन प्लस। ब्राउन एल्गी में देखें तो हमारे पास क्या पैटर्न है, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, यानी ऑल्टरनेट कर रहे हैं, प्लस माइनस and plus minus. This is for the brown algae. This is a very important table and you will have to learn this particular information for the examination, right? Moving ahead after that, अभी हमें फिर से क्लासिफिकेशन समझनी होगी प्रेजेंस की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। तो वही हमारा ऑर्डर है, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, कैरोटीनॉइड्स एंड द फाइकोबिलिन। यूकैरियोट्स में हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात कर लेंगे, डायटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स एंड यूबिलिन, राइट। और प्रोकैरियोट्स में साइनोबैक्टीरिया की बात कर लेते हैं।
एक चीज तो यूनिक है, फाइकोबिलिन साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं जस्ट लाइक रेड एल्गी। तो डाई एटम्स में आपका जो पैटर्न है वो है प्लस माइनस एंड देन वी हैव प्लस माइनस। डाइनोफ्लैजिलेट में प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, मतलब वही ऑल्टरनेट होता हुआ चल रहा है जस्ट लाइक ब्राउन एल्गी, राइट, प्लस माइनस। तो डायटम डाइनोफ्लैजिलेट्स में बिल्कुल ब्राउन एल्गी जैसा चल रहा है आपका, प्लस माइनस। यूग्लिना में वी हैव प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। एंड साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए है आपके, कैरोटिनॉइड्स है और पाइकोबिलिन है आपके, क्लोरोफिल बी सी और डी एब्सेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल बी सी डी गायब है एंड क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड एंड पाइकोबिलिन प्रेजेंट है। द आंसर इज clearly going to be the cyanobacteria, right? I hope that makes sense to everyone. Now coming on to जो हमारे next series of question exam में आ सकते हैं, वो है about location of photosynthetic pigment, कि photosynthetic pigments हमारे कहाँ पर located हैं। So one is the oxygenic photosynthetic organisms में हम बात कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ अनऑक्सीजेनिक photosynthetic organisms में हम बात कर सकते हैं। I hope जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर अटेंड किया है उनको मालूम होगा कि oxygenic photosynthetic organism meaning that O2 is liberated during photosynthesis. So O2 liberated या released, liberated during photosynthesis. So O2 is liberated during photosynthesis. And अगर अनऑक्सीजेनिक सिस्टम में बात करें, so no O2 liberated, no O2 liberated during photosynthesis, right? So no O2 liberated during photosynthesis, right? If we talk about this thing. तो अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में वर्सेस प्रोकैरियोट, तो यूकैरियोट में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं पिगमेंट्स, और प्रोकैरियोट्स में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। डू नॉट गेट कंफ्यूज, प्रोकैरियोट्स में यानी कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक साइनोबैक्टीरिया, उनमें जो मेम्ब्रेन के इन्वेजन्स होते हैं यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम बात करें तो इफ दिस इज द मेम्ब्रेन में इस प्रकार के इन्वेजन्स डेवलप हो जाएंगे which will ultimately act like thylakoid membrane. So प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही पोर्शंस हैं जो एक्ट लाइक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन करेंगे, इट्स नॉट अ ट्रू थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। देन वी हैव ग्रीन बैक्टीरिया यानी कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में इट्स क्लोरोसोम प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पर्पल बैक्टीरिया में इट्स क्रोमैटोफोर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहां पर एक स्पेशल इन्वेजिनेशन है जिसको ये नाम दिया जाता है, राइट? सो आई होप दैट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ हमने अपना लेक्चर नंबर 2 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी पार्ट 2 खत्म किया है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर इन 2 पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। किसी भी एग्जाम में CSI, DBT, ICMR, you do not require more information apart from that. In the next lecture, we will soon be discussing about our concept of the absorption spectra and the action spectra in different experiment called as red dwarf phenomena and the immersion enhancement effect. हमारा आगे का लेक्चर अब कंटिन्यू होगा about the spectras and different wavelengths and different spectra of these pigments. So we are finished with the pigment. I hope you learned more from it. Thank you and have a nice day.